तो भूगोल में आज हम लेते हैं पार्ट 6 है भूमि उपयोग। तुम्हें अपने स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रहा होगा। तरह तरह की भूमि होती है। किसी भूमि में कृषि होती है, कहीं पर वनाच्छादित भूमि रहती है, कहीं शहर बसे हुए रहते हैं, कुछ चारागाह होते हैं। तो जो पीले रंग की जो तुम्हें यहाँ पर भूमि दिखाई दे रही है, ये यूरोप का है, वो खेती योग्य भूमि है। और हरे रंग का जो दिखाई दे रहा है उसमें जंगल है। ठीक है। तो भूमि का किस तरह उपयोग किया जाए। अभी सब लोग अगर पूरी जमीन में मकान बना लेंगे तो वो जमीन भूमि रहने लायक नहीं रह जाएगी। कम से कम भूमि में 22% तो हमारे देश में 33% जंगल होने चाहिए। मान लो अगर पूरी जमीन का क्षेत्रफल 100 लगा लो तो उसके 33 हिस्से में जो है जंगल होने बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सन 88 में राजीव गांधी एक नीति लेकर आए थे भारत में भी कि भूमि उपयोग की सीमा तय की जाए कि कौन सी किस तरह की भूमि है। ओके। अभी 3 लोग और आ रहे हैं। हिमेश, इनको ज्वाइन कर लेती हूँ मैं। हिमेश हो गए ज्वाइन? हाँ ठीक है। हिमेश, तो अब हम देखते हैं कि भूमि का कितने प्रकार का उपयोग हो सकता है। ये तुम्हारे स्क्रीन पर 2 मेन भाग हैं इसके, ग्रामीण भूमि उपयोग और नगरीय भूमि उपयोग। रोशनी, हाँ क्लास स्टार्ट हो गया है, तुम क्लिक करके उसमें स्टार्ट हो। ठीक है। तो ग्रामीण भूमि उपयोग और नगरीय, ये मुख्य 2 भाग हैं। भूमि उपयोग के कितने मुख्य 2 भाग हैं? कितने दिखाई दे रहे हैं तुम्हारी स्क्रीन पर? कितने दिख रहे हैं? ग्रामीण भूमि उपयोग। हाँ टीचर। अरे कितने भाग दिखाई दे रहे हैं भूमि उपयोग के? 2 दिखाई दे रहे हैं ना? दिखाई दे रहे हैं? तो अब हम देखते हैं पहला वाला जो है, पहला वाला कौन सा? ये ग्रामीण भूमि उपयोग। इसमें कौन कौन से भूमि उपयोग आते हैं? इसमें पहला आता है कृषि भूमि। कुछ भाग जो है कृषि के लिए आरक्षित रखा जाता है कि इसमें केवल खेती ही होगी और कोई भी काम इसमें नहीं होगा, क्योंकि खेती जो है इसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम चाहे चंद्रमा में पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, हमें भोजन की जरूरत होती है। कितनी भी नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ जाए, बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते। और उसके लिए कृषि काम बहुत जरूरी है, खेती होना बहुत जरूरी है। हमें अनाज की जरूरत होती है, फलों की जरूरत होती है, सब्जियों की जरूरत होती है। अगर किसी की जमीन भी बिजनेस के लिए बेची जाने लगेगी तो खेती होनी एकदम कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। होगी नहीं होगी? तो इस तरह कुछ भूमि जिसमें प्रत्यक्ष रूप से खेती होती है उसको हम कहते हैं कृषि भूमि। अब आगे देखते हैं दूसरी, ग्रामीण भूमि उपयोग में दूसरा भाग कौन सा है? तुम्हारे स्क्रीन पर यह कहलाती है परती भूमि।
कौन सी भूमि दिख रही है? परती भूमि। परती भूमि। परती भूमि क्या होती है? इसको एक साल छोड़ दिया जाता है। जब फसलें उगाते उगाते उर्वरा शक्ति जमीन की कम हो जाती है, हो जाएगी ना, उसकी पोषण शक्ति कम हो जाती है। इसके लिए किसान लोग 1-2 साल के लिए जमीन को छोड़ देते हैं, जिससे उसमें फिर से उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ जाए। तो इस तरह की जमीन को कहते होती है कृषि के लिए ही है, इसमें खेती ही करनी है, केवल इसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए 1-2 साल के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। इसको परती भूमि कहते हैं। अब तो हम पढ़ रहे थे ग्रामीण भूमि उपयोग। ग्रामीण भूमि उपयोग में पहला हमने पढ़ा कृषि भूमि, दूसरा हमने देखा परती भूमि, और तीसरा आता है वन भूमि। कुछ भाग जो है जंगलों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं, और 33% भूमि जो है उसमें वन होने बहुत जरूरी है, तभी जो है वातावरण शुद्ध रहेगा। पर्यावरण की दृष्टि से भी वनों का बहुत महत्व है। अगर मान लो वन काट दिए जाते हैं तो क्या होगा? वन क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन वायु को शुद्ध करती है। वनों की वजह से ही तापमान कम रहता है। वन और क्या करते हैं? वर्षा होने में सहायक हैं। दूसरी जमीन, उसकी जो जड़ें होती हैं वनों की, वो भूमि कौन स्नेहा कौन है रे? रहती हैं, जिससे कि जो ऊपर की मृदा होती है वो बहने से रुक जाती है। मीटिंग में खाने लगा था क्या एकदम हो रहा है? वन कम होते जा रहे हैं, लोग फर्नीचर पड़ा बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए वनों को काटते जा रहे हैं। वनों का हमारे देश में 22% रह गया है, जबकि होना कितना चाहिए था? कितना होना चाहिए था? 33% जो है ये वन होने चाहिए थे, और रह कितने गए? 22%। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है? ग्रामीण भूमि में अगला भाग है चारागाह या मैदान। ग्रामीण भाग में कुछ भाग जो है चारागाह, पशुओं के चरने के लिए, और कुछ खाली मैदान छोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन अब भारत में अभी या पूरे संसार में ये चारागाह जो है कम होते जा रहे हैं। इनमें भी लोग कुछ ना कुछ दूसरे काम, कृषि भी नहीं करते, बल्कि और देखते हो ग्रामीण जीवन में भी बस्तियां बसती जा रही है ना। तो इस तरह हमने 4 भाग देखे, ग्रामीण भूमि उपयोग के 4 भाग देखे। कौन कौन सा देखा? पहला हमने देखा कृषि भूमि, जो खेती के लिए भूमि रखी जाती है। दूसरा हमने देखा परती भूमि। परती भूमि किसके लिए रखी जाती है? खेती के लिए ही होती है, लेकिन किसान लोग उसको 1-2 साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। और तीसरा हमने देखा वन भूमि। कुछ भूमि जो है उनमें वन रहने चाहिए, जंगल रहने चाहिए। जंगलों को काटना वैसे दंडनीय अपराध है, और पर्यावरण की दृष्टि 33% वन होने बहुत जरूरी है। और चौथा हमने इसमें देखा ये चारागाह, जो तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहा है। चारागाह ये मैदान, क्योंकि गाय, भैंस, बकरी, ये जितने भी जानवर पाले जाते हैं, उनको पालने के लिए वो घास खाते हैं, उनके लिए चारागाह नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो ग्रामीण जीवन, ग्रामीण भूमि का हमने उपयोग देख लिया। अब दूसरा हमने देखा था नागरीय भूमि उपयोग। नगरीय भूमि उपयोग के भी ऐसे ही अलग अलग भाग हैं। पहला भाग है व्यावसायिक क्षेत्र। व्यावसायिक क्षेत्र में क्या आता है? अब देखो दुकानें तुम देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो,
और ये कंपनी देख रहे हो, कारखाने हो गए। तो ये इन चीजों के लिए जो क्षेत्र आरक्षित रहते हैं, जिसमें केवल व्यवसाय, जैसे अभी कहीं सीमेंट की फैक्ट्री है, कहीं सरिया बनाने की फैक्ट्री है ना, बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है, दुकानें हैं। अचानक मतलब आजा आजकल तो अभी ऑफिसों में दुकानें हैं, आजकल तो अभी झूम हुआ चलते हैं। अपना म्यूट करके रखो, कौन कर रहा है ये अपना माइक म्यूट करना चाहिए। तो देखो अभी ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कंपनी यहाँ पर तुम्हें दिख रही है, तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रही है सबको। व्यवसायिक क्षेत्र सबको हाँ टीचर समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं और क्या क्या है व्यवसायिक क्षेत्र में। अच्छा, अभी दूसरा आता है तुम्हारा आवासीय क्षेत्र। तो तुम्हारा नगरीय भूमि उपयोग में पहला हमने व्यवसायिक क्षेत्र देखा था, जिसमें दुकानें, कंपनियां ये सब आते थे। दूसरा आवासीय क्षेत्र। अब आवास बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, घर, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए जो भूमि आरक्षित रहती है उसको कहते हैं आवासीय क्षेत्र। ये एक शहर का चित्र तुम्हें अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है सबको? हाँ, आगे देखते हैं और कौन सा उपयोग है। तीसरा इसका है यातायात। कुछ भाग जो है नगरीय जीवन का, वो जो है सड़कें बनाने के लिए, रेल की पटरियां बनाने के लिए, इधर रेल दिख रही है, सड़क दिख रही है, ये यातायात के लिए जो है सड़कें बहुत जरूरी है। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, हमारा व्यवसाय भी तभी चलेगा। हमारे कारखाने वगैरह में भी जो भी माल बनता है उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? यातायात की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब यातायात के लिए सड़कें होंगी तभी उसमें वाहन चल सकते हैं। तो कुछ भूमि जो नगरीय क्षेत्र की होती है भूमि उपयोग में, वो यातायात के लिए आरक्षित रखी जाती है। उसमें गवर्नमेंट या राज्य सरकारें सड़कें बनाती हैं, रेलवे लाइनें बिछाती हैं। अब आगे देखते हैं और कौन सा क्षेत्र है। अगला नगरीय जीवन का क्षेत्र है सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र। सार्वजनिक सुविधा जिनका उपयोग सब उठाते हैं। हेलो रोशनी, रोशनी बीच में देखो, फोन नहीं करना है अभी, तुम हो ना इसमें, मुझे पढ़ाने में भी दिक्कत होती है। सामने देखो, हाँ, अपनी आवाज बंद करके रखो, बस हो गया। तो ये देख रहे हो तुम, सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, जिन सुविधाओं का आम पब्लिक लाभ उठाती है। ये देखो, पुलिस स्टेशन दिख रहा है सबको? हाँ टीचर। और क्या क्या दिख रहा है? फैक्ट्री दिख रही है, म्यूजियम दिख रहा है, पार्क है, गैस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, ये होटल है, ये बस स्टॉप है, ये सिनेमा गृह है, ये बैंक है। तो ये सार्वजनिक सुविधा के चीजें हैं। अब यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, चर्च वगैरह, स्कूल वगैरह, बैंक, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये सब जहाँ आम पब्लिक जो है उसका फायदा उठाती है, वहां जाती है। उनको कहते हैं सार्वजनिक सुविधा के क्षेत्र।
कौन कौन से हैं बोलो, अब तुम लोग खुद बोलो। सार्वजनिक सुविधा के क्षेत्र जहाँ आम पब्लिक को जाने की जरूरत पड़ती है। बैंक में हम सब जाते हैं, हाँ टीचर। जाते हैं ना। हाँ टीचर। हाँ टीचर। हमको जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, ये बगीचे दिख रहे हैं, गार्डन दिख रहे हैं, इनकी हमको जरूरत पड़ती है। तो आम नागरिक हर कोई उनका उपयोग कर सकता है। ये पार्क दिख रहा है तुमको, तुम्हारी स्क्रीन पर। सार्वजनिक मतलब सब लोग, आम पब्लिक जिनका उपयोग कर सकती है, और इन सब की नगरीय जीवन में बहुत जरूरत होती है। देखो बैंक सबको जरूरत पड़ती है, बैंक नहीं होंगे तो काम चल सकता है, हॉस्पिटल नहीं होंगे तो भी काम नहीं चलेगा, स्कूल नहीं होंगे तो भी काम नहीं चलेगा, होटल वगैरह, धर्मशालाएं वगैरह ये सब बनाई जाती हैं जिससे कि लोग बाहर के आके वहां पर ठहर सके। आगे देखते हैं और कौन सा क्षेत्र है। फिर है मनोरंजन के क्षेत्र। कुछ भूमि जो है वो मनोरंजन के क्षेत्र के लिए आरक्षित रखी जाती है। जैसे अब ये पार्क देख रहे हो तुम सामने तुम्हारी स्क्रीन पर, और दूसरी तरफ ये क्या देख रहे हो, क्रिकेट। ये क्या है, किसका मैदान दिखाई दे रहा है ये? क्रिकेट का। हाँ, क्रिकेट का मैदान। तो कितने तरह के मैदान हो सकते हैं, कौन कौन से खेल खेलने के मैदान होते हैं, कोई बताएगा मुझे? फुटबॉल टीचर के होते हैं। क्रिकेट। हाँ टीचर फुटबॉल। क्रिकेट का। हाँ क्रिकेट का तो सामने दिख रहा है तुम्हें, और किसका होता है? टीचर फुटबॉल का हो। हॉकी का, हाँ फुटबॉल का। तो ये सब मनोरंजन के क्षेत्र हैं। पार्क वगैरह होते हैं बच्चों के खेलने के लिए। और आजकल कौन कौन सी चीजें और होती हैं, आजकल इस तरह के भी पार्क होते हैं, देखो दिख रहा है तुम्हें? हाँ टीचर। इस तरह के बड़े हाँ टीचर। बड़े होते हैं नहीं? तो हाँ ये सब टीचर। मनोरंजन के क्षेत्र हैं, क्योंकि जब मनुष्य काम करता है और फिर काम करके थक जाता है तो उसको मनोरंजन की भी जरूरत होती है। जब वो अपना मनोरंजन करता है खेल कर या किसी भी वे से, तो वो तरोताजा हो जाता है और फिर से नए काम के लिए वो तैयार हो जाता है। तो मनोरंजन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्षेत्र मनोरंजन के लिए आरक्षित किए हुए हैं। अभी सिनेमा गृह भी जैसे होता है वो भी मनोरंजन में ही आता है। ओके, आगे देखते हैं और इस भूमि का किस तरह उपयोग होता है। फिर है मिश्र भूमि उपयोग। मिश्र भूमि उपयोग में गवर्नमेंट जो है उसमें सब चीजें होंगी, वहां पर घर भी होगा, वहां पर व्यवसायिक क्षेत्र भी होंगे, है ना, मनोरंजन के क्षेत्र भी होंगे, और क्या क्या नगरीय क्षेत्र में बताया था मैंने, यातायात के क्षेत्र भी होंगे। तो ऐसी भूमि को मिश्र भूमि कहते हैं। अब जो छोटे नगर होते हैं, छोटे शहर होते हैं, उसी के अंदर सब कुछ रहता है। वहां वहीं पर देखो किसी बिल्डिंग के ही नीचे बैंक रहता है, ऊपर रहने के मकान बने रहते हैं, है ना। तो व्यवसायिक क्षेत्र भी हो गया, वो आवासीय क्षेत्र भी हो गया। वहीं पर तुम्हारा घर के ही आमने सामने क्या कहते हैं, खेलने का पार्क भी होता है, तो मनोरंजन का क्षेत्र भी उसी में आ गया। ठीक है, तो ये मिश्र भूमि उपयोग कहलाता है, जहां सभी प्रकार की भूमि एकत्र रूप से दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं मिश्र भूमि उपयोग। तो ये देखा आपने। उसके बाद आता है संक्रमण क्षेत्र।
संक्रमण क्षेत्र कहते हैं उपनगर को। कुछ देखो गांव और शहर के बीच में जो है, गांव से लेकर शहर के बीच की दूरी कम होती जाती है और वो गांव ही धीरे धीरे कस्बे में बदल जाता है, तो उसको कहते हैं संक्रमण क्षेत्र। अब जैसे पहले मुंबई में ही देखो, मुंबई में केवल दादर तक का जो था वो शहर मान, मुंबई दादर तक का ही था, या सायन तक का समझ लो। सायन से इधर तक ये जितने भी स्टेशन हैं वो उपनगर कहलाते हैं। कुर्ला, घाटकोपर, विद्या विहार, अपना ये मुलुंड हो गया, भांडुप हो गया, कांजूर मार्ग हो गया, आ गया। तो ये धीरे 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 इनका विकास हुआ और ये इनका विकास होते होते मतलब घर बनते बनते या वो वहां तक पहुंच गए, सायन तक पहुंच गए, तो ये संक्रमण क्षेत्र कहलाते हैं। ये एरियल व्यू है तुम्हारा, ऊपर से लिया हुआ व्यू है आसमान से। अब आगे बढ़ते हैं, योजनाबद्ध शहर। अब शहर तो बस जाते हैं लेकिन वो उनके कोई योजना नहीं रहती है ना, मिले हुए घर बन जाते हैं। तुमने देखे होंगे शहरों में चिपके हुए घर है, उनमें जो है गटर के निकास के लिए जगह नहीं मिलती, सड़क बनाने के लिए जगह नहीं मिलती, खुली जगह नहीं होती। लोग एक के ऊपर दो दो तीन तीन माले अपने घर के बना लेते हैं, किसी के भी घर में फिर सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो बेतरतीब जो है शहर बस जाते हैं। तो इसके लिए ये योजना की गई कि एक उसका खाका बनाया जाए। और देखो तुम्हारे स्क्रीन पर ये चंडीगढ़ शहर भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है ये। इसमें सेक्टर वाइज घर हैं, सेक्टर हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, ऐसे हमारा नवी मुंबई में भी अभी सेक्टर वाइज बनाया गया है। और उसमें हर बिल्डिंग के बीच के चारों ओर जो है जगह छोड़ी जाती है। घरों के जिसको घर लेना है, बेंगलो लेना है, उसको चारों ओर पेड़ लगाने हैं। सड़क से भी घर तक की के बीच में जो है पेड़ होने चाहिए, सड़कें भी चौड़ी होनी चाहिए और उसमें जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर गार्डन होने चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए पार्क होने चाहिए, हर तरह की सुविधाओं से लैस, खुला हुआ, सबको सूर्य का प्रकाश मिले, सबको स्वच्छ वायु मिले। ऐसे शहर जब बसाए जाते हैं उसमें पानी की निकासी का पूरी तरह अच्छी तरह प्रबंध हो। अब क्या होता है, छोटे शहर में तुमने देखा होगा पानी की निकासी का अच्छी तरह से प्रबंध नहीं होता है, तो गटर जो हैं ऐसे ही भरे रहते हैं, उसमें मच्छर पनपते हैं, तरह तरह की फिर उससे बीमारियां होती हैं हमको, है ना। तो इसके लिए योजनाबद्ध शहर की अवधारणा की गई। अभी दूसरा तुम्हारे स्क्रीन पर ये देखो, योजनाबद्ध शहर का दूसरा नमूना। दिख रहा है, देखो कितना अच्छा लगता है देखने में, खुला आसमान दिखता है। नहीं तो शहर बच जाते हैं, या फिर मुंबई में ही देख लो, ऊपर तुम्हें आसमान ही नहीं दिखाई देता, आकाश में तारे ही नहीं दिखाई देंगे रात को। तो ऐसे खुला हुआ होना चाहिए, खुली हुई सड़कें, गार्डन होने चाहिए, पेड़ होने चाहिए, बिल्डिंगों के बीच काफी दूरी होनी चाहिए, इससे सबको क्या मिले, स्वस्थ वायु मिले। तो योजनाबद्ध शहर हमारे आज की बहुत जरूरत है। भारत में अधिकतर शहर बिना योजना के बस गए हैं। आगे बढ़ते हैं, यह भूमि उपयोग का पाई चार्ट है। ये जो गोल चार्ट होते हैं परसेंटेज के हिसाब से जिसमें बताया जाता है उसको पाई चार्ट कहते हैं। अब इसमें देखो, ये वाला जो है जापान का चार्ट है। पहला वाला चार्ट किसका है, जापान का है,
और ये जो दूसरा वाला चार्ट है वो इंडिया का है। ये लैंड भूमि उपयोग जापान का 2011 का चार्ट है, ये 2011 का भारत का चार्ट है। इस पूरे को गोले को हमने 100 मान लिया है। कितना मान लिया है? 100। और जो ये येलो वाला हिस्सा है, पीला वाला जो हिस्सा तुम्हें दिख रहा है, दिख रहा है सबको? हाँ टीचर। उसको जो हाँ टीचर। और देखो यहाँ पर लिखा है सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर, मतलब यह है कृषि भूमि के लिए आरक्षण। और ये जो रेड वाला है वो परमानेंट, मतलब पूरी तरह से उसमें हमेशा 12 मास इसमें खेती होगी। जैसे अभी पीले वाले में तो कुछ समय के लिए जैसे किसान भी छोड़ सकते हैं, फिर खेती करते हैं। तो ये दोनों हिस्से मिलकर तुम्हारे खेती के हो गए। ग्रीन हिस्सा जो फॉरेस्ट, ये वाला हिस्सा वनों के लिए है। आ गया? और जो तुम्हारा येलो, जो डार्क येलो ऑरेंज टाइप का, वो दूसरे कामों के लिए, मतलब घर वर, आवासीय वगैरह क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र के लिए। तो तुम देख रहे हो यहाँ पर ये जो जापान में सबसे ज्यादा क्षेत्र किसके लिए दिया गया? कौन सा कलर सबसे ज्यादा है? हरा। हरा रंग सबसे ज्यादा है। और हरा रंग क्या दिखाता है? खेती होती का। हाँ, खेती का और वनों के लिए आच्छादित, ये सब है ना, हरी भरी, हरा भरा, यहाँ सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। नहीं नहीं, हरा हरा तो फॉरेस्ट का है, ये जंगल के लिए है, वनों के लिए है हरा। तो इतने यहाँ जंगल है, देख लो। अगर पूरा 100 भाग कर दो जापान का, तो उसमें से 68.5 भाग में जंगल है। और खेती के लिए तुम्हारा ये पीला सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर, और ये परमानेंट खेती के लिए 0.8, मतलब ये दोनों मिला के खेती के लिए हैं, येलो और रेड भाग। और जो ये ऑरेंज भाग दिख रहा है, ये दूसरे कामों के लिए। दूसरे काम क्या क्या हो सकते हैं? आवास बनाने के लिए, मनोरंजन के क्षेत्र के लिए, व्यवसायिक क्षेत्र के लिए। ये 2011 का लिया गया है। अब ये वाला देखो, ये इंडिया का है, हमारे भारत का। यहाँ पर जंगल वाला हिस्सा देखो, हरे रंग का जंगल वाला हिस्सा है, ये कितना रह गया? 23.1। ये 2011 में था, अभी तो 22% ही रह गया आज 2020 में तो। और खेती वाला हिस्सा कौन सा है? ये येलो हिस्सा जो है तुम्हें दिख रहा है, येलो और रेड, ये दोनों मिला के खेती के लिए है। नीला वाला हिस्सा चारागाह के लिए है। और पीला वाला ये जो ऑरेंज कलर है, ये 16.4 वाला दिख रहा है, 16.4। हाँ टीचर। वो अन्य कामों के लिए, आवास, व्यवसाय वगैरह के लिए। तो ये चार्ट हाँ टीचर। पाई चार्ट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो भूमि होती है, भूमि खरीदते हैं हम, उसके जो दस्तावेज होते हैं, अगर ग्रामीण भूमि में अगर कोई भूमि खरीदता है तो उसको 7/12 दस्तावेज कहा जाता है। 7/12 में 7 और 12 दो क्रमांक होते हैं। ये देखो, एक किसी का है, ये ऊपर वाला देखो गांव का, ये 7A दिख रहा है, दिख रहा है ना। और नीचे वाला हिस्सा जो है 12। तो ये दो क्रमांक होते हैं, क्रमांक नंबर 7 और क्रमांक नंबर 12। इन दोनों को मिलाकर इसको 7/12 कहा जाता है। अब क्रमांक 7 में देखो, भोगवटा दाराचे नाम। अब इसको कैसे पढ़ा जाता है? भोगवटा द्वारे एक अगर रहेगा तो इसका मतलब है कि वो जमीन उसकी पहले से है, उसके पिताजी, उसके दादाजी के जमाने से उसकी जमीन चली आ रही है। और अगर भोगवटा दारे क्रमांक 2 रहेगा, वहां पर, यहाँ पर 1 है, 2 रहेगा, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ने उसको दी है जमीन, और उस जमीन को बेचा नहीं जा सकता है।
और जो ये 12 नंबर का नीचे तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पर देखो, तुम्हें यहाँ पर दिखता है यहाँ पर कौन सी फसलें उगती हैं। इस खेत में जो जमीन है पिकांचे, ये मराठी में लिखा हुआ है पिका खालील क्षेत्र। तो यहाँ जो भी फसलें उस जमीन में उग रही हैं उनका उल्लेख रहता है। तो 7-12 समझ गए। ये कृषि भूमि का दस्तावेज है जिसमें 2 क्रमांक रहते हैं, 7 और 12। इन दोनों को मिला के 7-12 दस्तावेज बनता है। तो 7 नंबर में नाम रहता है भूमि जिसकी है, और 12 नंबर में उसमें कौन कौन सी उगाते हैं हम फसलें उनका उल्लेख रहता है। आगे फिर एक हम चार्ट देखते हैं। सर्वसाधारण भूमि उपयोग में क्या परिवर्तन हुआ देखो। अब यहाँ पर रंग थोड़े बदल दिए उन्होंने। ये नीला तो वन से दिखा दिया है, और लाल गैर कृषि है, और सिलेटी रंग जो है चारागाह है, और ऑरेंज रंग जो है ये अन्य गैर कृषि भूमि के लिए है, और हरा रंग कुल कृषि क्षेत्र है। तो 1990 में देखो, 1990 और 91 में ये कृषि भूमि हमारी इतनी थी। ये लंबा डंडा दिख रहा है तुम्हारा, और हाँ वन टीचर। देखो यहाँ तक आ रहे हैं, ये 20 और 25 के बीच में आ रहे हैं। अब 2000 से लेकर 2001 में ये देखो, ये जो है अंतर आ गया, कृषि भूमि थोड़ी कम हो गई है, ना। अभी 2010 और 11 में देखो, ये नीला वाला डंडा ये परती भूमि का है, और ये जो ज्यादा ये है ये कौन सा है, ये वन का है। देखो वन इतने कम हो गए। एक और चार्ट से मैं पूछती हूँ मैं तुमसे, ये चार्ट तुम्हें दिख रहा है, पाई चार्ट है। यहाँ पर देखो 56.8% ये जो है फसल के लिए है ये भूमि। ऐसे ही 16.9% किसके लिए दिख रही है, ये वन क्षेत्र के लिए दिख रही है। 10.2% भूमि जो है वो कृषि के लिए अनुपलब्ध है। चारागाह के लिए 7.9% है, और परती भूमि के लिए 8.3%। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा भूमि किसके लिए है? बोलो, सबसे ज्यादा भूमि किसके लिए है? किस दिख रहा है सबको? हाँ टीचर। बोलो बताओ फिर, सबसे ज्यादा प्रतिशत किस भूमि का है? अरे दिख रहा है तो बताओ। वन। है सबसे ज्यादा कौन सा प्रतिशत दिख रहा है इसमें? 56.8। हाँ बोलो हिमेश, बोलो। 56.8% दिख रहा है फसल भूमि के लिए, ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, परती भूमि का कितना प्रतिशत दिया हुआ है बोलो? परती भूमि का प्रतिशत बोलो कितना है? टीचर 8.3। कितना है प्रतिशत परती भूमि का? 8.3%। चारागाह के लिए कितना है? 7.9। 7.9%। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कितनी है? 10.2%। 10.2%। ठीक है, तो ये आज तुमने पढ़ा भूमि उपयोग के बारे में। कितने तरह की भूमियां हैं और उनको आरक्षित किया गया है।
मेन रूप से कितने तरह की थी? 2, ग्रामीण भूमि उपयोग और नगरीय भूमि उपयोग। ग्रामीण भूमि उपयोग में क्या था? कौन कौन से क्षेत्र थे? कृषि भूमि, पलती भूमि, वन भूमि, चारागाह। और नगरीय भूमि में कौन कौन से क्षेत्र पढ़े तुमने? व्यवसायिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, यातायात के क्षेत्र और सार्वजनिक सुविधा के क्षेत्र, मनोरंजन के क्षेत्र, और एक और था मिश्र भूमि के क्षेत्र। फिर उसके बाद हमने देखा संक्रमण क्षेत्र, जो गांव धीरे 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 शहर तक आते आ जाते हैं बसते बसते, वो संक्रमण, जैसे हमारे मुलुंड, भांडुप, ये सब संक्रमण क्षेत्र में उपनगर जो होते हैं, है ना। फिर हमने योजनाबद्ध शहर देखे, जो योजना वेल प्लान्ड सिटी है। हमारे देश का चंडीगढ़ पहला योजनाबद्ध शहर था। ऐसे टोक्यो है, सिंगापुर है, ये सब योजनाबद्ध शहर है। फिर हमने देखे भूमि के दस्तावेज। ग्रामीण भूमि में 7/12 होता है। और अच्छा, जो अकृषि भूमि होती है उसका जो दस्तावेज होता है उसको कहते हैं प्रॉपर्टी